अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। पिछली वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में बात की थी और हमने बताया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जहाँ पे R1, R2, R3 जो थे वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस थे। और उसके बाद फिर हमने बताया था कि डोमेस्टिक वायरिंग जो है उसको हम पैरेलल में क्यों करते हैं या उससे हमें क्या बेनिफिट है, सीरीज़ में करने से क्या नुकसान है, और उसके लिए हमने 2-3-4 पॉइंट बताए थे। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आपका हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक नया टॉपिक है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे हीटिंग वर्ड से ही समझ में आ रहा है, हीट का मतलब क्या है, गर्म, यानी किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर का राइज हो जाना, उसको हम हीटिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू रेसिस्टेंस वायर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ रेसिस्टेंस वायर, द वायर गेट्स हीटेड, दिस इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब किसी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस में से या इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वायर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सवाल ये है कि ये हीट होती किस वजह से है, ये कैसे वायर हीट हो जाता है या क्यों वायर हीट हो जाता है। तो इसके लिए देखिए फिर से हम वही स्ट्रक्चर है, फिर से वही डायग्राम हमने बनाया है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब मोशन करते हैं तो मोशन के दौरान वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं। ये हमने पहले ही बताया था कि लगातार इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होता रहता है। वो एक बार मोशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो कोलिजन हो जाता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर वो मोशन स्टार्ट करते हैं, फिर कोलिजन, यानी लगातार उसमें कोलिजन होता रहता है, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। यानी रेसिस्टेंस की जो हमने बेसिक रीज़न बताया था वो भी यही था, इट इज़ द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इज़ द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो कोलाइड होने की वजह से उनकी जो मोशन है वो एकदम स्टॉप हो जाती है, वो रुक जाती है। तो अब हमें यहाँ पे अब इसको आप इस तरह समझिए, मिसाल के तौर पे जब ये कोई वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे एक बुलेट, हमने किसी गन से बुलेट को फायर किया और ये बुलेट जब जाके इस वुडन ब्लॉक में जाके कोलाइड किया इसने और वो जाके आके स्टॉप हो गई, तो हम देखते हैं कि वुडन ब्लॉक से थोड़ा सा धुआं या स्मोक निकल के बाहर निकल गया, यानी वो वहाँ से उसे हीटिंग क्रिएट हुई। तो ये हीटिंग कहाँ से आई कि जब जो बुलेट थी, जब ये मोशन में थी, जिस वक्त ये मोशन कर रही थी उस वक्त इसके पास एक एनर्जी थी, और वो एनर्जी कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी। यानी इसके पास मास था, वेलोसिटी थी, तो 1/2 mv² इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ जाके जब ये इस वुडन ब्लॉक से स्ट्राइक किया, इसने कोलाइड किया, तो ये काइनेटिक एनर्जी, चूँकि अब एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म होती है। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास, चूँकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इस बहुत ज़्यादा वेलोसिटी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी से जाकर जब इसमें स्ट्राइक करती है तो और फिर उसके बाद एकदम इसकी मोशन एकदम स्टॉप हो जाती है, तो एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो कहाँ चली गई, वो काइनेटिक एनर्जी इसकी हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो बेसिकली हीट क्या है, ये एक एनर्जी का एक फॉर्म है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे होते हैं, जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे होते हैं तो मोशन की वजह से उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब जाकर वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की ये काइनेटिक एनर्जी उसकी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती। जो काइनेटिक एनर्जी पहले उसके पास मौजूद थी अब वो ख़त्म हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो किसी ना किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट होगी। तो जब कोलाइड होता है, कोलिजन होता है, तो फिर वो क्या होगा कि वो हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से जो कंडक्टिंग वायर है वो हीट हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो ये है बेसिकली हीटिंग इफेक्ट, यानी जब जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो तब तब उसके अंदर हीट क्रिएट होगी। तो इससे समझ में क्या आया कि इससे पता ये चला कि हीटिंग का जो कॉज है वो रेसिस्टेंस है, यानी जितना ज़्यादा कोलिजन उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा उसमें हीटिंग होगी। तो अब अगर हमें कोई ऐसा एप्लियंस चाहिए, ऐसा हमें कोई ज़्यादा हीटिंग चाहिए, तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है, कंडीशन क्या हो जाएगी, वो कंडीशन सिंपली हमने क्या पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। ये हमने रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो, जहाँ पे रो क्या था, रेसिस्टिविटी, और L अपॉन A, L था लेंथ ऑफ द वायर और A था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
अब अगर हमें ज़्यादा हीट चाहिए तो सिंपली ज़्यादा रेसिस्टेंस चाहिए, ज़्यादा रेसिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, हमें रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे कंडक्टर को यूज़ करेंगे जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो तो उसके अंदर हीट ज़्यादा क्रिएट होगी। रेसिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, हीट भी उसके अंदर ज़्यादा क्रिएट होगी। इसी तरीके से लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, हीट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सीधा सीधा रिलेशन दिखाई दे रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मतलब है कि वायर की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और रेसिस्टेंस जितना कम होगा, हीटिंग भी उतनी कम होगी। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रही है किस पर, रेसिस्टिविटी पर और लेंथ पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया पर। यानी जो रेसिस्टेंस के साथ है सेम उसी तरीके से हीट का केस भी है। तो अब रेसिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हीट ज़्यादा होगी। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे हीटिंग एलिमेंट होते हैं, हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं उसमें हम मेटल यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी जगह हम एलॉय यूज़ करते हैं। जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उसमें हम एलॉय यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एलॉय की रेसिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होती है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होता है या इलेक्ट्रिक हीटर है जिससे हम हीटिंग जिससे हमें चाहिए, बेसिकली इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इसमें जो हमारा स्प्रिंग बनी हुई है, जो कॉइल बनी हुई है, उसको हम एलॉय का बनाते हैं, ना कि हम प्योर मेटल का। क्योंकि प्योर एलॉय की जो रेसिस्टिविटी होती है वो मेटल से ज़्यादा होती है। इसकी वजह से रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग ज़्यादा होगी। इसी तरीके से लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, तो अब लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इतना ही हीटिंग ही ज़्यादा होगी। तो इस लेंथ को बढ़ाने के लिए हमने देखा होगा कि जो हम कॉइल यूज़ करते हैं वो इस तरह से उस कॉइल को हम घुमा देते हैं ताकि उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए। इस तरह से हम कॉइल को बनाते हैं। किसी भी हीटिंग एलिमेंट की आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर में देखेंगे, इलेक्ट्रिक टोस्टर में देखेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन में देखेंगे, तो जो कॉइल होगी वो इस तरह से स्प्रिंग फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्टर की लेंथ को हमें बढ़ाना होगा। जितना हम लेंथ को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीटिंग होगी। इसी तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा हम कर चले आएंगे तो एरिया को हमें कम रखना है, यानी उसके वायर की थिकनेस को हमें कम रखना है ताकि हीटिंग ज़्यादा हो। तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला कैसे, हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई। तो देखिए हीट क्या है, बेसिकली हमने पढ़ा हीट कहाँ से आई, एनर्जी से। जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी वो काइनेटिक एनर्जी ही उसकी कन्वर्ट किस में हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी, हीट आई काइनेटिक एनर्जी से, और एनर्जी किसके ट्रांसफॉर्म होता है, वर्क का। जितना किसी बॉडी कितना वर्क करती है जितनी उसके पास एनर्जी होती है। तो अब हमें देखना ये है कि हमने जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में पढ़े हैं पीछे, क्या उसमें वर्क का कोई फॉर्मूला पढ़ा है जहाँ पे वर्क आ रहा हो। तो हम देखेंगे पीछे हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस V = W/Q, जहाँ पे W था हमारा वर्क डन। तो ये वर्क का फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल गया, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस = W/Q। यहाँ से W की वैल्यू क्या मिली हमें, W = V × Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, Q यहाँ पर चार्ज है, और W वर्क जितना उतना ही एनर्जी, तो E कितना हो गया, V × Q। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला आया, E = VQ। अब चूंकि ये एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी थी, ये एनर्जी ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। अगर हमने मान लिया कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हम ये अगर अज्यूम करें, तो इसका मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पर थी काइनेटिक फॉर्म में उतनी ही एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट फॉर्म में। तो हीट का फॉर्मूला भी क्या बन गया, H = VQ। ये आपका हीट का फॉर्मूला आ गया। यानी हीट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी कंडक्टर के अंदर, जहाँ पे V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और Q है हमारा चार्ज। अब इस फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्म में भी देख सकते हैं कि Q है आपका चार्ज, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था करंट का फॉर्मूला, I = Q/T, यानी चार्ज अपॉन टाइम। और यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालें, Q = आ जाएगा IT, और तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो H = आ गया VIT। और ये है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हीट का, H = VIT। V है आपका चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, I है V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट, और T है आपका टाइम। तो ये है हीट का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और I है हमारा करंट। हमने एक ओम्स लॉ में फॉर्मूला पढ़ा था V = IR। ये हमने ओम्स लॉ को इस तरह से देखा था, V/I = R। V/I = R। तो यहाँ पे अगर हम V की वैल्यू IR पुट कर देते हैं, V = IR बाई ओम्स लॉ, तो ये फॉर्मूला H का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H = I2RT। ये भी हीट का दूसरा फॉर्मूला आ गया, I2RT। और दोबारा से अगर हम यहाँ इसी फॉर्मूले में H = VIT में इस बार हम I की वैल्यू पुट कर दें इसी फॉर्मूले से,
तो I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, V अपॉन आर। यहाँ से V अपॉन आई इज इक्वल टू आर से अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा V अपॉन आर। तो ये आएगा फॉर्मूला, इसमें फिर से वैल्यू पुट कर देंगे तो H इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर टी, यानी इसी H इज इक्वल टू VIT के फॉर्मूले में हमने एक बार V इज इक्वल टू आई आर पुट कर दिया तो फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर आर टी, और एक बार I की वैल्यू पुट कर दी V अपॉन आर तो फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो इस तरह से हमने हीट के अलग अलग फॉर्मूले देखे। एक हीट का फॉर्मूला हमने देखा वी क्यू, एक दूसरा देखा वी आई टी, एक देखा हमने एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और चौथा देखा हमने एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये सारे हीट के फॉर्मूले हैं। न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करते वक्त सारे फॉर्मूले यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें डिपेंड करेगा कि हमें वैल्यू क्या दी हुई है। मिसाल के तौर पे हमें हीट फाइंड करनी है और हमें रेसिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है और करंट हमें दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमें करंट नहीं दिया हुआ, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट और टाइम दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यानी न्यूमेरिकल में जो वैल्यू हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इन चारों फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने हीट के 4 फॉर्मूले पढ़े। हीट की जो बेसिकली यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं कैलोरी, और एनर्जी की यूनिट जो होती है वो जूल होती है। तो चूंकि अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी ही जो काइनेटिक एनर्जी थी वही कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, तो एनर्जी की यूनिट जूल भी है और कैलोरी भी है। कैलोरी हीट की प्रैक्टिकल यूनिट होती है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो हम अभी आगे बताएंगे। अब इसमें एक ये चीज़, मेन चीज़ यहाँ पे ये देखिए कि ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये फॉर्मूला जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का कहलाता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यानी इसको हम वर्ड्स में इस तरह लिख सकते हैं कि हीट जनरेटेड इन कंडक्टर, हीट जनरेटेड इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। हम देख रहे हैं आई पे स्क्वायर है, आई स्क्वायर है तो क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ द करंट कॉमा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच करंट पास्ट। यानी किसी कंडक्टर के अंदर जो हीट क्रिएट होती है वो उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टाइम यानी जितनी देर तक करंट फ्लो हुआ है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी किसी कंडक्टर के अंदर जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी, या जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट क्रिएट होगी, या जितनी ज़्यादा देर तक, जितने ज़्यादा टाइम तक करंट पास होता रहेगा उतनी ज़्यादा हीट उसमें जनरेट होगी। मिसाल के तौर पे एक कंडक्टर के अंदर सिर्फ 1 सेकंड के लिए करंट पास हुआ या 5 सेकंड के लिए करंट पास हुआ, और एक कंडक्टर में 1 घंटे के लिए हुआ, तो जो 1 घंटे के लिए करंट पास हुआ है उसमें ज़्यादा हीट क्रिएट होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के टाइम। तो ये जो आपका लॉ है ये कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि हीट जनरेटेड इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट और रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच करंट पास्ट। अब चूंकि मैंने जैसे अभी बताया कि हीट और एनर्जी, इनकी हीट की यूनिट होती है जो कैलोरी और एनर्जी की यूनिट होती है जूल, लेकिन चूंकि हीट जो है वो एनर्जी से ही निकल के आई है, या हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये जो आपकी 2 यूनिट आई हैं आपकी, एक तो जूल और दूसरा कैलोरी, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो इसमें आप रिलेशन देखिए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। यानी 1 कैलोरी के अंदर 1 कैलोरी हीट का मतलब है 4.2 जूल एनर्जी, 4.2 जूल। तो चूंकि कैलोरी भी एनर्जी की यूनिट है और जूल भी एनर्जी की यूनिट है, तो इन दोनों यूनिट में आपस में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन है आपका 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करें किलोमीटर और मीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर के। तो चूंकि किलोमीटर भी डिस्टेंस की यूनिट है और मीटर भी डिस्टेंस की यूनिट है, तो इन दोनों यूनिट में आपस में रिलेशन क्या है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसी तरीके से कैलोरी भी एनर्जी की यूनिट और जूल भी एनर्जी की यूनिट, और इन दोनों यूनिट के अंदर जो आपस में रिलेशन है वो क्या है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो यानी जब हम हीट फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, जब हमें हीट निकालना होगा तो न्यूमेरिकल में आपको ये दिया होगा कि आपको हीट फाइंड करनी है जूल में फाइंड करनी है या कैलोरी में फाइंड करनी है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे उसमें, और अगर आपका आंसर अगर आपका जूल में कैलोरी में आता है तो उसको आप कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी जूल में। वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उस वक्त हम इसको देखेंगे। आपको फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखना है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इलेक्ट्रिक पावर। इसको देखेंगे हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।